चुनाव आयोग ने इंटरनेट कंपनियों से कहा है कि वो राजनीतिक दलों को अपने प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग न करने दें। आयोग ने इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के मुख्य शिकायत अधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें इसमें मांगने पर इंटरनेट पर प्रचार के लिए खर्च की गई रकम का ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। इंटरनेट कंपनियों से कहा गया है कि वो बिना आयोग के सर्टिफिकेट के किसी भी राजनीतिक दल की प्रचार सामग्री न दिखाएं। साथ ही प्रचार सामग्री से किसी कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और अगर ऐसी कोई प्रचार सामग्री दिखाई देती है तो उसे तुरंत हटा दिया जाए। लोकसभा चुनाव में फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर उम्मीदवार और राजनीतिक दल जमकर प्रचार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए उसकी मंजूरी अब जरूरी कर दी है। आयोग का कहना है कि पार्टियों को चुनाव आयोग के पैनल को प्रचार सामग्री दिखानी होगी और इस बीच चुनाव आयुक्त एस ब्रह्मा का कहना है कि इन सब के बावजूद सोशल मीडिया पर पूरा नियंत्रण संभव नहीं है। आम चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के प्रचार पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक सभी पार्टियों को चुनाव आयोग के पैनल को प्रचार सामग्री दिखानी जरूरी है। इसके बाद ही वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर प्रचार कर सकेंगी। पिछले दिनों राज्य निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में AIADMK के सोशल मीडिया प्रचार अभियान पर स्पष्टीकरण भी मांगा था। इन सब के बावजूद राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में चुनाव आयुक्त HS ब्रह्मा ने कहा कि सोशल मीडिया पर पूरा नियंत्रण मुमकिन नहीं है। Social media is a control not anywhere in the world. Anywhere from the world you can do it, and they are located mostly in the Western countries. हालांकि आम चुनाव में पहली बार जिला निर्वाचन आयोग स्तर पर सोशल मीडिया पर सक्रिय राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के प्रचार पर नजर रखी जा रही है। इनमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, वॉइस मैसेजिंग के अलावा बल्क SMS भी शामिल हैं। आयोग वोटरों को इस बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए नंबर भी मुहैया करा रहा है। तमाम चुनौतियों के बावजूद चुनाव आयोग के पास ऐसे कई प्रावधान हैं जिससे वो सोशल मीडिया पर जारी प्रचार पर लगाम रख सकता है। मसलन सोशल नेटवर्किंग साइट समेत दूसरी वेबसाइट पर प्रचार में खर्च रकम को उस उम्मीदवार की कुल प्रचार राशि में शामिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक हर उम्मीदवार को शपथ पत्र में अपने ईमेल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट और दूसरी वेबसाइटों के अकाउंट की जानकारी देना अनिवार्य है। इन साइटों पर प्रचार से पहले मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी को इसकी CD मुहैया कराकर इसकी इजाजत लेना जरूरी है। इन सब शक्तियों के बावजूद चुनाव आयोग इनके कड़ाई से पालन में अपनी मजबूरियां जताता है। रूल मेकिंग पावर इज नॉट विद द गवर्नमेंट, इज विद द गवर्नमेंट। जो रूल मेकिंग जो अथॉरिटी है, जो उसका लीगल जो पावर है, अपने इलेक्शन कमीशन में नहीं है। हम चाहते भी हम कुछ नहीं कर सकते। 2009 के आम चुनाव के मुकाबले इस बार करीब 10 करोड़ ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 18 से 19 साल के करीब 2 करोड़ 30 लाख नए मतदाता हैं। राजनीतिक दलों की प्रचार रणनीति में इन नए मतदाताओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक कुल 81 करोड़ 45 लाख मतदाताओं में से करीब 10% युवा हैं, जिनमें से ज्यादातर शहरी मतदाता किसी न किसी रूप में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। कई रिपोर्टों में ये भी जाहिर हुआ है कि सोशल मीडिया मौजूदा चुनाव में अनेक सीटों को प्रभावित करेगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल सोशल मीडिया के जरिए प्रचार पर खास ध्यान दे रहे हैं। युवाओं की तादाद भी बढ़ी है और युवा वोटर सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है क्योंकि अपने वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना चाहती है, अपनी पॉलिसीज़ की तरफ अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, तो ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। अभी तक तो इसकी कोई जानकारी नहीं क्योंकि इलेक्शन कमीशन से कोई इसमें कोई किसी प्रकार की रोक टोक है, क्योंकि जो मर्जी होता है लोग ट्वीट भी करते हैं, व्हाट्सएप पे डालते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, लेकिन कुछ तो नियंत्रण अंकुश तो होना चाहिए। अननोन सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं है, हमारे सारे फंड्स हैं और वो ज़्यादा नहीं है, तो सोशल मीडिया बीइंग अ चीप मीडियम हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं वेरीफाइड सोर्सेज से। राजनीतिक दल सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर धुआंधार प्रचार की भी योजनाएं बना रहे हैं। उम्मीदवार ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाने, उनकी राय जानने और मत प्रभावित करने की कोशिशों में जुटे हैं। ये बात सच है कि आदर्श चुनाव संहिता कोई कानून न होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रचार को लेकर आम सहमति की संहिता है, लेकिन जिस तरह से प्रचार के पारंपरिक तरीकों के साथ साइबर संसार में दुष्प्रचार किया जाता है, उससे यही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
सोशल मीडिया और 2014 के आम चुनाव किस तरीके से अहम है और राजनीतिक दल या फिर व्यक्तिगत तौर पर उम्मीदवार सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, इसके नफ़े नुकसान के बारे में बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या इसमें वाकई लागू हो रही हैं और उसको अमल में लाई जा सकती हैं, और मुश्किलें कहां पर। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। प्रकाश केरे साहब हैं जो कि एडिटर हैं परगत.org से। प्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रवि मोहन खन्ना साहब हैं जो कि मीडिया एक्सपर्ट हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कपिल कौल हैं जो कि फॉर्म एडवाइजर हैं सोशल मार्केटिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आपको स्वागत है कपिल साहब। और वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ला जी हमारे साथ। शंभुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में शंभुनाथ जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपने लंबा अरसा देखा है चुनावों को, कई आम चुनावों को कवर किया, नज़दीक से देखा, अलग अलग चुनाव प्रचार की रणनीति और शैलियां रही हैं उनको भी देखा है। इस बार ये कहा जा रहा है करीब 160 सीटें जहां पर सोशल मीडिया इफेक्टिव होगा, जहां पर उसका असर दिख सकता है। किस तरीके से इसे इस बार राजनीतिक दल ले रहे हैं, और वाकई क्या ये इस वक्त सबसे आसान और सबसे सही इंस्ट्रूमेंट पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के लिए है? बिल्कुल कविन जी, आपने सही कहा। ये सबसे आसान है और सबसे सरल भी है। अब इसमें 2 बातें हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टी खुद अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं, दूसरे उन्होंने आउटसोर्सिंग करा रखी है। बहुत सारे इंडिविजुअल लोग फेक नेम से तमाम तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जिसकी जो विचारधारा है वो इसको लोड करता ही है फेसबुक पर या ट्विटर पे, तो इस पर लगाम लगा पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। अब देखिए, जितने बड़े शहर है, जैसे आपने 160 सीटें कहा, जितने बड़े शहर हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, आप इन पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, बच्चे यानी यंगस्टर्स, वो देखिए वो हरदम फेसबुक या ट्विटर उसमें देखा ही करते हैं, अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं हरदम। इसका मतलब है कि ये एक मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हट करके, एक परंपरागत मीडिया से अलग हट के एक ऐसा हमारे हाथ में इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसने प्रचार की पूरी रणनीति बदल दी है। अब प्रचार उस तरह नहीं होगा कि आप जाए गलियों में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं, तो ये भी नहीं बताया जा सकता कितना खर्च हुआ, और लोग भी लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको आउटसोर्सिंग भी किया हुआ है, जिस पर नज़र रखना जरूरी भी है। अगर नहीं नज़र रखा गया तो, क्योंकि सोशल मीडिया चुनाव जैसे नाजुक मौके पे तमाम सारे सेंसिटिव चीज़ें भी खतरनाक तरीके से फैला सकती है, इस पर नज़र रखनी जरूरी है। अब ये चुनाव आयोग कैसे नज़र रखेगा, ये उनके सोचने की बात है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि वो पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं रख सकता, लेकिन जो उसकी गाइडलाइंस है उनको फॉलो कराने के लिए उसने कई सारे प्रावधान दिए हैं। उसने आज भी एक वार्निंग जारी की है कि किस तरीके से मिसयूज हो, उसको रोका जाना चाहिए। जी, लेकिन माइक्रो लेवल पे कैसे रोकेंगे इसको, क्योंकि एक इंडिविजुअल क्या पोस्ट कर रहा है ये कैसे पता कर पाएंगे। अच्छा, वो मान लीजिए वो प्रचार नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन जो लिख रहा है उसका मैसेज कहां जा रहा है, ये भी तो देखने की बात होगी। ये कैसे वॉच किया जाएगा, ये चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती है। चलिए, मैं इस पॉइंट पर लौटूंगा। उससे पहले रवि मोहन साहब, जिस तरीके की रफ्तार है, करीब 11.5% के हिसाब से यूजर्स बढ़ रहे हैं, और जो आंकड़ा है कि करीब 33 मिलियन यूजर्स इस वक्त देश के अंदर हैं, और एक कंपनी है IMI जिसने कहा कि 160 सीटों पर इसका असर दिखेगा सोशल मीडिया का। लेकिन सवाल ये जिसकी जिक्र शंभुनाथ जी कर रहे थे कि कैसे इसको हम बैलेंस करेंगे, कैसे जो गाइडलाइंस हैं, आचार चुनाव संहिता की या चुनाव खर्चे की बात आ रही है, वो कैसे आइडेंटिफाइड हो पाएंगे, क्योंकि इंडिविजुअल अलग अलग फेक नाम से, फेक अकाउंट से उसमें आता है, अपनी पोस्ट डालता है, वो किसी पार्टी, किसी व्यक्तिगत इंसान के लिए हो सकती है, उसके पक्ष में, उसके विरोध में। तो कैसे इसको हम लोग मैनेज करेंगे, या आप कैसे देख रहे हैं इसे? मेरे विचार में तो मैनेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप इतिहास भी देखें, इलेक्शन कमीशन ने कई और नियम बनाए, उनका उल्लंघन होता रहता है, और जो कि पकड़े जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उल्लंघन होता है। इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, आपको कैसे आप करें। अगर आप ये कहेंगे हम एक्सपेंसेस आपने जो किए हैं हम उनको उसमें ऐड कर देंगे, तो कहीं और वो ब्लैक का पैसा लगा के कर देंगे। इसमें आप न तो उनको लिखने से रोक सकते हैं, ना उनको आउटसोर्सिंग से रोक सकते हैं। ठीक है, आप नियम बना दिए आपने, और आपने कह दिया कि ये नियम है और उनका पालन करिए, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत मुश्किल दिख रही है। क्या वाकई प्रकाश जी आपको भी लग रहा है कि जिस तरीके की गाइडलाइंस हैं और जो ट्रेंड दिख रहा है, उस ट्रेंड में ये गाइडलाइन अव्यावहारिक सी दिख रही हैं? देखिए, पहले ही ब्रह्मा साहब ने कह दिया कि हम असमर्थ हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें 3 बातें हैं। पहली बात ये कि राजनीतिक दल और प्रत्याशी वो थोड़ी साफगोई रखें, थोड़ा अपना आचरण जो है बेहतर रखें। दूसरी बात कि जो कंपनियां हैं जो सोशल मीडिया चला रही हैं, वो थोड़ी अपनी निगरानी कम से कम चुनाव तक थोड़ी बढ़ाएं।
और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि देखिए सोशल मीडिया का अपना ऐसा स्ट्रक्चर है कि काउंटर बैलेंस भी है वहाँ पे। जैसे आपने देखा कि कल जैसे ही एक फर्जी जो है बात कही गई नरेंद्र मोदी के हवाले से और विकीलीक्स का मामला लेके, तो इमीडिएटली विद इन मिनट्स जो है उसका काउंटर आ गया और उस प्रचार को वापस लेना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि यूजर्स जो वहां पे हैं, मैं ये नहीं कहता ठीक है कुछ गलत चीजें हो रही हैं, कुछ इरेस्पॉन्सिबल लोग हैं, कुछ फर्जी लोग हैं, कुछ बहुत ही मोटिवेटेड लोग हैं, लेकिन वहां पे मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं। उनको भी अपनी तरफ से हम सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को या और एजेंसीज पर हम नहीं थोप सकते। मुझे लगता है एज एन यूजर मुझे भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और मेरी नज़र में कोई ऐसी बात आ रही है तो मैं इमीडिएटली चुनाव आयोग को, जैसे चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हमें सूचित करें, हम उन राजनीतिक दलों को कह सकते हैं कि भाई देखिए आपके बिहाफ पे जो है कुछ लोग इस तरीके की गड़बड़ी कर रहे हैं, और हम जैसे मान लीजिए फेसबुक, ट्विटर, इन सब में रिपोर्ट्स करने की या गूगल पे ये सारी व्यवस्थाएं हैं, यूट्यूब पे, तो हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नियम कानून अपनी जगह सही हैं और मुझे लगता है कि इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन यूजर के लेवल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा। जी कपिल साहब, दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये ट्रेंड जो है पहले दुनिया के कई देशों में दिखा, उसके खासे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखे, लेकिन हिंदुस्तान में ये कहा जाता है कि जितने पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं उसके साथ साथ कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी जुड़े हुए हैं, कि किसी की बदनामी करनी है, किसी की छवि को ख़राब करना है, वो इंस्टेंट तौर पर इसके ज़रिए भी कर रहे हैं लोग, जिसको रोकने की बात कर रहे हैं इस वक्त प्रकाश जी। और लेकिन एक चीज़ जो है कि कैसे जो अंडरलाइन बात कही जा रही है कि यूज़र और दूसरा कि वो पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे, कैसे उसके बीच में एक रेखा जो है वो आएगी सामने? देखिए ऐसा है कि आप जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो आप इसको एक आइसोलेशन में ना देखें, क्योंकि आज का जो मीडिया है वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है, वो एक दूसरे पे निर्भर है, फीड करता है एक दूसरे को। तो मेन स्ट्रीम मीडिया से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम, जो ये एक लिंक जो है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो इसमें जैसे इन्होंने अभी पॉइंट आउट किया कि विकीलीक्स का जो इन्होंने एग्जांपल दिया वो कैसे फीड हो गया, न्यूज़पेपर में भी आया, उन्होंने भी दिया, सब कुछ किया, तो ये एक ऑटो बैलेंसिंग फैक्टर बनता जा रहा है। पर कि इसको आप सोशल मीडिया को, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो आप उसको एक रैली के रूप में देखिए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई वर्कर्स अपनी रैली निकालते हैं तो वो उस रैली में क्या भाषा बोलते हैं, क्या सामने रखते हैं अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में, वो कैसे, तो ये एक ऐसी एक रैली है, सोशल मीडिया पे एक रैली चलती है, मॉडर्न फॉर्म है रैली, मॉडर्न फॉर्म ऑफ रैली है। तो इसको आप दूसरी रैली से ही काउंटर कर सकते हैं। इसको मतलब कि अगर आप ज्यादा रेगुलेशन करेंगे तो ये होगी नहीं, जैसे ब्रह्मा साहब ने कहा कि इस पे वो कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये इसमें क्या है कि जो, और दूसरी बात मैं बताऊं कि एक एग्जाम्पल दिया गया जिसमें बताया गया कि दुष्प्रचार, अब ऑलरेडी एक प्रोविजन है पेड न्यूज का, तो इसको आप एक, जहां पे आपको लगे कि ये डिलिबरेटली किया जा रहा है या किसी को पैसे दे के कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई दुष्प्रचार करवा चल रही है या कोई प्रत्याशी करवा रहा है, तो आप उसको पेड न्यूज के प्रावधान के अंदर ला सकते हैं। जी, मैं आपके जो पहला पॉइंट आपने कहा कि ये रैली ऑन द नेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, शंभूनाथ जी, वाकई रैली ऑन द नेट दिख रही है। जिस तरीके के हलचल पिछले 3 महीनों में दिखा है, चुनाव की जब सरगर्मी बढ़ी और नए साल के साथ शुरुआत हुई, लेकिन क्या ये रैली ऑन द नेट जो है, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन बहुत मुश्किल नहीं दिखता है? एक इंडिविजुअल, एक पार्टी जुड़ा कार्यकर्ता, या फिर पार्टी से पेड वो शख्स जो कि मैनेज कर रहा होता है सब कुछ? मैंने यही बात पहले कही कि इसको इतना माइक्रो लेवल पे हो गया है, इसको तय करना बड़ा मुश्किल होगा कि कौन कर रहा है। फिर पार्टियों ने भी बड़ी होशियारी इसको आउटसोर्सिंग भी करवा दिया है, तमाम सारे फेक नेम से अलग अलग आइडेंटिटी है, कैसे पता करेंगे कौन क्या कर रहा है? इसके अलावा कोई अगर फेसबुक पे कोई अपडेट या ट्विटर के जरिए कुछ भी रीट्वीट किया जाता है, उसमें कहीं कोई लगाम नहीं है, कौन उसका कोई मॉडरेटर नहीं है, इसलिए एक ऐसी अनियंत्रित मीडिया भी हो गई है जो परंपरागत मीडिया से भिन्न है। लेकिन शायद जिम्मेदारी भी धीरे धीरे एहसास होगा या लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि जो 10 करोड़ नया वोटर आया है उसको ये मीडिया बहुत तेजी से अपील कर रही है, वो इसको पसंद करता है।
इसलिए जो ब्रह्मा साहब ने कहा कि इस पर लगाम लगाना बड़ा मुश्किल है, उसकी वजह शायद ये भी है कि उन 10 करोड़ लोगों में कितने करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं ये तय करना भी तो मुश्किल है। कितने करोड़ लोग इसमें बाकायदा अपडेट कर रहे हैं ये तय करना भी मुश्किल है। इसलिए इस अब जो रैली ऑन नेट चल रहा है उस पर रोक तो नहीं कर सकते। अब कोई काउंटर भी करे तो चुनाव आयोग मुझे लगता नहीं है कि कोई काउंटर कर सकता है कि दूसरा कोई तरीका निकाल ले। जी, लेकिन जिस तरीके की मैं कहूं कि प्रचार या फिर जो एक रैली का नया फॉर्म है जहां पर शब्दावली हो या फिर दूसरे पर आरोप लगाने की बात हो, और जिस तरीके से उसमें हर शख्स इंडिविजुअल यूजर हो या फिर पार्टी जुड़ा कार्यकर्ता या फिर उनकी वो विंग, इसे IT विंग हर पार्टी ने तैयार कर ली है, क्या ये कहा जाए कि शुभ संकेत है? जहां पर पहले रैली में जनता आती थी, सिर्फ नेताओं के भाषण सुनती थी और उसके बाद वो चली जाती थी, यहाँ पर वो रिएक्ट करती है ऑनलाइन और वो बताती भी है कि आप क्या गलत कहना चाह रहे हैं या फिर उसके मन में क्या है आपको लेकर। अगर इंडिविजुअल लेवल पे कुछ हो जाए कि जो लोग जिनकी एक आइडेंटिटी है वो अपने लेवल पे कुछ कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहां पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है, यानी या तो पार्टी को माइनस कर दिया, कोई पार्टी इस तरह सोशल मीडिया में नहीं इंटरफियर करेगी। अगर इंटरफियर करेगी तो उसे पेड मीडिया माना जाएगा, उसका उसे हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष कर रहा है तो बहुत मास लेवल पे नहीं कर सकता है। जैसे फेसबुक पे हमारी 5,000 हमारी फ्रेंड लिस्ट है तो हम उन्हीं के बीच जा सकते हैं। उस तरह से पेड होते भी नहीं है फेसबुक में उस तरह, या ट्विटर में उस तरह पेड नहीं हो सकता जिस तरह की बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में हो सकता है। इसलिए इसे जरूरी है कि इंडिविजुअल तक ही सीमित किया जाए बजाय इसके कि पार्टियां इसमें सीधे दखल करें। और इसी तरह देखिए ऑनलाइन मीडिया भी है। हम जब सोशल मीडिया लेते हैं तो हमें ऑनलाइन मीडिया में देखना पड़ेगा जो अलग अलग ब्लॉग्स बने हुए हैं। ब्लॉग में ज़्यादा ही खतरा रहता है, कौन सा ब्लॉग किसके लिए काम कर रहा है यह तय करना मुश्किल होगा। जी। रवि मोहन साहब, वाकई जो एक अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखें इस रैली ऑन द नेट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एक इंडिविजुअल वो न सिर्फ एक्सपर्ट बन रहा है बल्कि क्रिटिक भी है वो, और कई बार अपने थॉट अपनी उस सोच को वो दिखाता भी है। लेकिन यहाँ पर जो बार बार बात आ रही है कि मैनेज बैलेंसिंग जो एक्ट है वो शायद अपने आप ही होगा, इसमें वही बेहतर है। मेरा ख्याल में जो अभी कॉल जी ने कहा कि पारस्परिक संतुलन जो है, क्योंकि सोशल मीडिया से खबरें अखबार में जाती हैं, अखबार की खबरें सोशल मीडिया पे आती हैं, कोई कुछ कहता है तो कोई दूसरा कुछ और भी कहता है। तो एक क्योंकि पहली बार ये इस्तेमाल हो रहा है भारत में, ये हमें याद रखना चाहिए, तो अपने आप ही एक कुछ संतुलन बनेंगे, कुछ गरिमा आएगी उसमें, लोग कहेंगे इतना चीचा लेदर नहीं होना चाहिए। तो वो जब जैसे जैसे विकसित होगा ये, इसको इस पे कोई लगाम नहीं लगा सकते आप। हाँ, ये खुद ब खुद लोग जो है सोचेंगे, क्योंकि ये देख लीजिए कि कोई गलत खबर या गलत ओपिनियन किसी के ज़बरदस्ती आप उतार नहीं सकते नीचे, और आजकल लोग बहुत सजग हैं। ज़रा सा आपने गड़बड़ की, आप कहें ये साला फलां को पक्षपात कर रहा है, और बाकी तो ये अपने आप ही जैसे नेचर का संतुलन होता है उसी तरह ये सारा जो मिल मिला के जो मीडिया है, डिफरेंट ऑनलाइन मीडिया, ये मीडिया वो बैलेंस कर लेता है, वो अपने आप बैलेंस करेगा। प्रकाश जी, क्योंकि सोशल मीडिया या फिर जब इस तरह के टूल्स की बात आती है तो सिर्फ हम मेट्रोज शहरों तक अपने आप को देखते हैं या फिर देखते हैं कि शायद वहीं तक इसका जो इम्पैक्ट है वो नज़र आने वाला है। रूरल इंडिया के बारे में ये कहा जा रहा है कि करीब जो यूज़र हैं उनकी संख्या भी करीब 14.5% के आसपास पहुंच चुकी है। हाल की सरकारों ने लैपटॉप भी खूब बांटे हैं तो यूज़र्स जाहिर है कि बढ़ेंगे ही, लेकिन क्या वही इम्पैक्ट जो कि मेट्रोज में दिख रहा है और जो रिएक्शन जो किसी एक वक्तव्य किसी एक नेता को लेकर या फिर किसी पॉलिसी को लेकर देखता है, क्या वही आप देखते हैं जो रूरल इंडिया में भी होता है, या फिर वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ की सोच, वहाँ की जो रिएक्शंस है वो कुछ अलग दिखते हैं? देखिए, ये बात इस वर्ड में ही, इस फ्रेज में ही है, सोशल मीडिया। ये एक मीडिया ही है जो पहले से जो इशूज़ हैं, जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली में हूँ, मेट्रोपोलिस में हूँ, तो मैं अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो वो ज़्यादा मैं मेगाफोनिक उसको बना सकता हूँ, लेकिन इशूज़ तो वही रहेंगे जो इशूज़ हैं। जैसे सड़क की बात होगी, बिजली की बात होगी, या ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी, सिक्योरिटी की बात होगी। तो गांव के बारे में भी यही है मामला। अगर वहाँ पे कास्ट एक फैक्टर है, रिलीजन एक फैक्टर है, या कस्बाई या और तरीके के फैक्टर्स हैं, पार्टियों के अपने अपनी लॉयल्टीज़ हैं, तो वही सब काम करेंगी। लेकिन पिछले दिनों में न सिर्फ लैपटॉप का, आप स्मार्टफोन का, दूसरा कि तमाम छोटी से छोटी नौकरियां, स्कूलों के रिजल्ट्स, फॉर्म भरने का सब कुछ अब ऑनलाइन बहुत कुछ होने लगा है। रिजल्ट पहले ऑनलाइन होता है, फिर आपको आपके स्कूल में आता है। तो क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि आप छोटे से छोटे कस्बे में भी चले जाएं, आपको बहुत सारे नेट कैफेज मिलेंगे। तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, डेफिनेटली मेट्रोज की तुलना में तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के इम्पैक्ट को हम कस्बों से
अलग नहीं रख सकते, और जब हम कस्बों तक पहुंचेंगे तो कस्बों के आसपास के गांवों से अलग नहीं रख सकते। कपिल जी, एक कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, अब ये कितना सच है आप लोग बेहतर समझा सकते हैं, कि सोशल मीडिया के जरिए जो ग्रामीण इलाकों में या छोटे कस्बों में जो कास्ट फैक्टर हुआ करता था, जो एक बैरियर हुआ करता था और चुनाव के दौरान जो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता था, वो सोशल मीडिया के आने के बाद काफ़ी हद तक कमज़ोर पड़ता नजर आया है। क्या इस तरह की बातें सच है? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि एक लिबरलाइजर है ये, एक इक्वलाइजर है सोशल मीडिया। और इसमें क्या है कि द पावर इज इन योर हैंड। जैसे जैसे स्मार्टफोन्स बढ़ते जाएंगे और लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन अभी आप साइबर कैफे में जाके ले रहे हैं या किसी से सुनते हैं, वो आपके हाथ में होगी। बिकॉज अगर आप देखें पिछले साल आप देखें, स्मार्टफोन्स की सेल जो है वो फीचर फोन से बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो इसका मतलब है कि लोगों को उसमें एक वैल्यू दिखा है, जिसकी वजह से, और जैसे जैसे इंटरनेट की रीच बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगी। दूसरा, मैं एक जो रवि जी कह रहे थे वो उसके बारे में मैं कहूँगा कि देखिए, आप अगर आज वर्नैक्युलर मीडिया में जाएं, कस्बों से जो अखबार निकलते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा न्यूज़ फीड है। वो कवर करते हैं सोशल मीडिया, वो उनकी जो न्यूज़ है, कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ फीचर्स जो उनके मैंने देखे हैं, उसमें वो सोशल मीडिया सोर्स होता है उनका। तो चाहे लोगों के पास इंटरनेट है या नहीं है, या स्मार्टफोन है या नहीं है, फिर भी उनके पास उनका जो अखबार है, लोकल अखबार है, वो उनको सोशल मीडिया की न्यूज़ दे देता है। शम्भूनाथ जी, वाकई एक, अगर मैं कहूँ कि पिछले 6 दशक में एक बड़ा बदलाव, जो कि जैसे कि कपिल साहब कह रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में जो वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर हैं वो सोशल मीडिया के जरिए उनका सोर्स बन जाता है वो सोशल मीडिया। और क्या यही सोशल मीडिया अब गांव देहात में वो जो जाति और धर्म का एक, मैं कहूँ कि एक बड़ा ब्रेकर हुआ करता था, चुनाव के वक्त में जो खासा चौड़ा हो जाया करता था या उभार आता था उसमें, उसको इसने कमज़ोर किया है, उसको समतलीकरण करने का काम कर रहा है ये? देखिए, एक तो एंड्रॉयड फ़ोन ने आकर के, और जितने टैबलेट बांटे गए, दिए गए लोगों को, जितने लैपटॉप हैं, उनमें एक सुविधा और भी है कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेज में भी सब चीज़ें आ रही हैं। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन में हम देखते हैं कि हिंदी में भी, नागरी लिपि में भी आप लिख सकते हैं, नागरी लिपि में दूर दराज के गाँव में पहुँच सकती हैं। तो जातिवाद या धर्म या दूसरी चीज़ें जो है वो पहले की तुलना मुझे लगता है शायद इस आधुनिक इंटरनेट से ज़्यादा बढ़ी हैं बजाय घटने के। उसकी आप देखिए, जब फेसबुक मीडिया को देख लीजिए या ट्विटर भी देख लीजिए, उसमें आपको फेसबुक में साफ साफ जातिवाद दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि गांव तक वो खत्म हुआ हो, लेकिन वो अगर खत्म हुआ तो इस लेवल पे, क्योंकि इसका यूजर जो है वो यंगस्टर्स है, उसको शायद जातियों में उसे दिलचस्पी नहीं है जैसे कि पहले पुराने लोगों में रहा करती थी। इस हद तक तो हम मान सकते हैं कि जातिवाद खत्म हुआ है, लेकिन कास्ट हेटर्स या कास्टियस दोनों तरह के लोग सोशल मीडिया में एक्टिव है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये सब दिखाई पड़ रहा है। तो एंड्रॉयड फोन ने, टैबलेट्स ने, इंटरनेट ने, सब जगह, और खासतौर पर उनमें जो उनकी लिपि आ गई है, आप बांग्ला में भी लिख सकते हैं, आप हिंदी में लिख सकते हैं, आप नागरी में लिख सकते हैं, तमाम सारी लिपियों में लिख सकते हैं। तो गांव-गांव तक उसकी रीच हो गई है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको रोमन में पढ़े, उसको अंग्रेजी आती हो तभी पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी भाषा में पढ़ सकता है। तो ये क्रांति तो हुई है। और नेशनल अखबार भी जो हैं वो भी देखिए सोशल मीडिया से बहुत सारी चीज़ें उठाते हैं। बहुत सारे अखबारों ने अपने कॉलम बना रखे हैं कि एक ना एक फेसबुक या ट्विटर की कोई चीज़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है दोनों तरफ। एक तरह से सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको भी सोशल मीडिया की दरकार है बहुत हद तक। चलिए, आप एक पूरक बनते जा रहे हैं। प्रकाश, एक चीज़ जो सबसे इंटरेस्टिंग भी है कि क्या वाकई जो पहले का चुनाव प्रचार होता था, जहाँ पर फैक्ट कई बार गलत होते थे लेकिन वो चुनाव में चलते रहते थे, उसके बल पर मैं कहूँ कि काफ़ी मतदाता आते भी थे पास में, लेकिन इस सोशल मीडिया ने कम से कम वहाँ पर करेक्शन का काम तो किया है। डेफिनेटली, और किया ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा जब ये कास्ट की बात हो रही थी, इसने एक नई तरीके की सॉलिडारिटीज़ पैदा की हैं। जैसे आंदोलनों को ले लें आप, चाहे वो बाहर में या चाहे अपने यहाँ भी। निर्भया के आंदोलन में हमने देखा कि सोशल मीडिया ने किस तरीके का रोल अदा किया था। तो ये जो नई सॉलिडारिटीज़ बन रही हैं, जैसे अब मान लीजिए कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल यूपीए गवर्नमेंट के कामकाज पे अगर यूपीए गवर्नमेंट ने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया, तो वहाँ पे ऑलरेडी सॉलिडारिटीज़ हैं। कोई इकोनॉमिक्स का ग्रुप है, कोई इतिहास का ग्रुप है, कोई पॉलिटिकल साइंस का ग्रुप है, जो वो ये बात को कह रहे हैं। कोई बंगाल का है, कोई आसाम का है कि नहीं भाई हमारे यहाँ तो नहीं हुआ कुछ। तो ये एक नई तरीके की सॉलिडारिटीज़ बनी है। और पहले भी ऐसा होता था
लेकिन पहले आपने सेंट्रलाइज कर रखा था, इंस्टीट्यूशंस थे, एकेडमिया थी, अखबार थे। अब यह है कि आप मेरे को नहीं रोक सकते, मेरा खुद का अपना वेबसाइट है, मैं कुछ भी उसमें छाप सकता हूँ। तो ये जो नया सॉलिडारिटी पैदा हुआ है, और इसका पूरा का पूरा सिर्फ टेक्नोलॉजिकल मामला नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे से पहले के संस्थानों ने, इंक्लूडिंग मीडिया, शायद उन लोगों ने ऐतिहासिक रूप से जो उनको जिम्मेवारी थी, शायद उसमें कहीं हमारी संस्थाएं चुकी थी। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको ज़रूरत पड़ रही है, और हम बहुत ललक से इसके पीछे भाग रहे हैं। फैलाव बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। रवि जी, क्या वाकई आप एग्री कर रहे हैं जिस तरीके से प्रकाश कर रहे हैं कि मतलब पहले के चुनाव प्रचार में एक झूठ के सहारे, एक स्टेट का झूठ दूसरे स्टेट में क्या सच होगा नहीं होगा, वो सब कुछ चलता था, लेकिन अब उसको बदल दिया है। न सिर्फ यूज़र, बल्कि मैं कहूँ कि असल में जो वोटर है वो ज़्यादा अब टेक्नोसेवी है, न सिर्फ टेक्नोसेवी बल्कि इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भी अपडेटेड है, और चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो उस पर भी सवाल खड़े कर देता है तुरंत वो। मैं बिल्कुल सहमत हूँ प्रकाश जी से, और मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की बात भी सही है, और सोशल मीडिया स्वयं में एक अंकुश भी है राजनीतिक नेताओं पे और पार्टियों पे, क्योंकि ज़रा सी बात, जैसे उन्होंने कहा कि वो असांज वाली जो बात आई थी खबर मोदी के बारे में, वो फौरन वापस लेनी पड़ी, तो सोशल मीडिया अपने में अंकुश भी है अगर उसको सकारात्मक तौर पे अगर आप देखें। नकारात्मक में वो फिर बैलेंस हो जाता है। आपने भी बुरी बात कही मेरे बारे में, मैंने आपके बारे में कही। कपिल साहब, एक आखिरी रिएक्शन, कुल मिलाकर कहें कि भले ही नतीजे कुछ भी हों, 160 सीटों के बजाय 60 सीटों पर इम्पैक्ट हो, लेकिन ओवरऑल तस्वीर को इसने कुछ अच्छा तो किया ही है। नतीजे से जोड़कर देखें, वोटर के लिहाज से देखें, या फिर पॉलिटिक्स के स्तर को देखें, कुछ बदलाव इसके बयार एक नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो भी यूज़र है सोशल मीडिया का, उसके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ न्यूज़, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो आंकलन करता है कि कौन क्या बोल रहा है, और फिर उसका अपना जजमेंट फोर्स में आता है, और वो उस हिसाब से फिर अपना डिसीजन लेता है। तो इससे क्या हुआ कि अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ या मैं कोई कैंडिडेट हूँ, तो मेरी क्रेडिबिलिटी जो है वो चेक की जाएगी कि मैं कितना सच्चा हूँ और कितना झूठा हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा जो पॉलिटिक्स है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, मेरे हिसाब से और इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल, क्रेडिबिलिटी। चुनाव के दिनों में एक खास प्रोग्राम चलता है हर चैनल पे, फैक्ट चेक, और उसमें कहते हैं ओबामा साहब ने ये फैक्ट गलत दिया, फला ने ये गलत दिया। तो यहाँ पे अब सोशल मीडिया पे फटाफट आ जाता है कि ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत किया। तो चलिए, अच्छा, मतलब कुल मिलाकर जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, यही कह रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी बढ़ी है और सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है जैसे कि बैलेंसिंग एक्ट, जो शायद धीरे धीरे होगा। अंकुश और नियंत्रण की बात बेमानी दिखती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और ये थी हमारी आज की पहली खबर।